आपने इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के बारे में जरूर सुना होगा। मोसाद की गिनती दुनिया के टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में की जाती है। इसकी तुलना केजीबी, CIA, MI6 और DGSE जैसी संस्थाओं के साथ की जाती है। इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क, स्ट्रेटजी और ऑपरेशंस इतने फाइन होते हैं कि इन्होंने दुनिया के बहुत सारे देशों में एसेसिनेशन, एस्पियोनेज और रिजिम चेंज जैसी घटनाओं को बिना किसी नुकसान के अंजाम दिया है। मोसाद को उसके डिफेंसिव ऑफेंस पॉलिसी के लिए जाना जाता है। इजराइल के दुश्मन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हुए हो, मोसाद उसको ढूंढ के मारने का काम करती है। इजराइल की डिफेंसिव ऑफेंस पॉलिसी का मतलब कोई भी थ्रेट जो इजराइल की नेशनलिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को हार्म कर सकता है, उसको इमर्ज होने से पहले ही उसी के एरिया में जाके उसको एलिमिनेट कर देना है। उन्होंने बहुत सारे देशों में स्नैचिंग और किलिंग ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। मोसाद की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मिडिल ईस्ट जैसे वल्नरेबल एरिया में, जहां बहुत सारे अरबिक मुस्लिम कंट्रीज के बीच में एक अकेले यहूदी देश का सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। इजराइल, जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी उनको दुनिया के तमाम बड़े बड़े सुपर पावर्स के बीच में इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की सक्सेसफुल कार्यों के बदौलत जाना जाता है। और इजराइल आज भी दुनिया के तमाम देशों के बीच में अपना एक अलग महत्व रखता है। दोस्तों, हम मोसाद के ऑपरेशंस के बारे में कभी और बात करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के बारे में। रॉ की स्थापना 1968 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के आदेश से की गई थी। इंडिया की अपने पड़ोसियों से लगातार युद्ध और थ्रेट को देखते हुए इंदिरा गांधी जी ने आयरन काव के नेतृत्व में रॉ के गठन करने की घोषणा की थी। 1962 में इंडो चाइना वार और फिर 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार के बाद भारत ने बाहरी खतरों को अंदेशा लगाते हुए रॉ की स्थापना की थी। आज के समय में रॉ की गिनती दुनिया के टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में की जाती है। रॉ का काम विशेषकर भारत के बाहर रहकर इंटेलिजेंस गैदर करना और भारत सरकार को उसकी जानकारी देना है, और अगर जरूरत पड़े तो उसको एलिमिनेट भी करना है। बेसिकली अगर कहा जाए तो रॉ का काम देश के बाहर से आने वाले थ्रेट को एलिमिनेट करना है। इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल थ्रेट के लिए IB, NIA और CBI जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ दुनिया में स्नैचिंग ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है, यानी कि बाहर से क्रिमिनल को पकड़ के इंडिया लाना और यहाँ पर उनको सजा देना। अगर हम दुनिया के तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ रॉ की तुलना करें तो उनकी तुलना में हमारे पास बहुत ही कम टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस है। फिर भी रॉ के एजेंट्स की कैपेबिलिटीज और डेडिकेशन के कारण इसकी गिनती दुनिया के तमाम टॉप लेवल के इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में की जाती है। रॉ की स्थापना से शुरुआती 30-40 सालों तक इसकी पॉलिसी पूरी तरह से डिफेंसिव और सॉफ्ट थी। रॉ बाहर के कंट्रीज में किसी भी प्रकार के कोवर्ट ऑपरेशंस, एसेसिनेशंस और कोई अन्य प्रकार की गतिविधियों को कम अंजाम देती थी। यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी पूरी तरह से इंडिया को डिफेंस मोड में रखनी थी। कई बार दुनिया के अलग अलग देशों से इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे बना के रखने के चक्कर में रॉ की इंटेलिजेंस को बहुत बार भारत सरकार ने साइडलाइन कर दिया था, और इसका खामियाजा भारत को कई बार भुगतना पड़ा। जैसे आतंकवादी हमलों और अन्य प्रकार की गतिविधियों से भारत की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बहुत थ्रेट हुआ था। जब आपकी पॉलिसी डिफेंसिव होती है तो कई बार आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ियों के कारण आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, और वही चीज भारत के साथ भी हुई थी। रॉ के पूर्व डायरेक्टर NK सूद ने 1990 से 1992 के बीच में ईरान में भारत के एम्बेसडर रहे, और बाद में भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर भी आसीन हुए डॉक्टर हामिद अंसारी के ऊपर ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी सावाक के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने का आरोप लगाया था। NK सूद के अनुसार जब यह शख्स ईरान के एम्बेसडर पद पर कार्यरत थे तो इन्होंने इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे रॉ एजेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस फाइंडिंग को ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी सावाक के साथ शेयर किया था। डॉक्टर NK सूद ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक लेटर में यह दावा किया था कि वह व्यक्ति न केवल इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को बचाने में नाकामयाब रहा, बल्कि उन्होंने ईरानियन गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर ईरान के अंदर चल रहे रॉ के बहुत सारे ऑपरेशंस को भी डैमेज किया था। इनके अनुसार 1990 से 1992 के बीच में तेहरान के अंदर इंडियन एम्बेसी के 4 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी सावाक के द्वारा किडनैप कर लिया गया था, और जब यह सूचना एम्बेसडर को दी गई तो उन्होंने कोई खास स्टेप नहीं लिया। इसी दौरान इसी प्रकार की कई और घटनाएं ईरान के अंदर घटी, और जिसमें भारत के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के ऊपर हमला और उनको किडनैप कर लिया गया था। इस प्रकार की और एक घटना सामने आती है जब IK गुजराल भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने रॉ के द्वारा गैदर की गई इंटेलिजेंस को पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ शेयर किया था। उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यह बताया कि आपके देश में भारत विरोधी जो भी गतिविधियां चल रही है उसकी जानकारी हमें है, और हमारे एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर डिप्लॉय है। इस प्रकार ISI ने पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे रॉ एजेंट्स के नेम और एड्रेसेस निकाल लिए और उनको मार दिया गया। इसी प्रकार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री
मोरारजी देसाई ने भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के साथ पाकिस्तान के अंदर उनके चल रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की इंटेलिजेंस जो रॉ के द्वारा काफी मेहनत से तैयार की गई थी उनके साथ शेयर कर दिया था। इस प्रकार पाकिस्तान अलर्ट हो गया और उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑब्जर्व कर रहे रॉ के एजेंट्स का पता लगाकर उनको मार दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि साल 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने इजिप्ट के शर्म अल शेख में चल रही एक मीटिंग में एक्सेप्ट कर लिया था कि इंडिया पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर चल रहे मैटर में इंटरफेयर कर रहा है, और जिसके कारण पाकिस्तान को एक मौका मिल गया और उन्होंने बाद में दुनिया भर में घूम घूम कर भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया और भारत के खिलाफ ये आरोप लगाया कि भारत जम्मू कश्मीर के साथ साथ बलूचिस्तान में भी अनस्टेबिलिटी और अशांति के लिए जिम्मेदार है। एक जो है गुजराल साहब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने रॉ के जितने एजेंट्स थे, जितने हमारे एसेट्स थे, उन सब का पता पाकिस्तानियों को दे दिया, सब के सब मारे गए। प्रिंट करके पेपर पे लिस्ट शेयर की। ये है, इसका असली नाम ये है, ये यहाँ रहता है, जाओ हेलो बोल दो उसको। वो पाकिस्तान में रहता, मतलब जो काम कर रहा था हमारा। जी जी। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, मतलब पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में ही है वो। उसके अलावा हामिद अंसारी, जो वीपी थे हमारे, हाँ, जब एम्बेसडर थे ईरान के, ईरान में जितने एसेट्स थे उनकी सूचना दे दी ईरान को, सब के सब। इसलिए कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि रॉ जो पिछले 3-4 दशकों से डिफेंसिव मोड में काम कर रही थी, वो इंटेलिजेंस तो गैदर कर रही थी लेकिन उनके ऑपरेशंस प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे। लेकिन पिछले 7-8 सालों में हमने मोदी गवर्नमेंट के अंदर रॉ के इंटेलिजेंस गैदरिंग और ऑपरेशंस के अंदर एक बड़ा बदलाव देखा है। भारत सरकार ने इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट को सीरियसली लेते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के एसओपी में बड़े बदलाव किए हैं। भारत सरकार ने आर्मी के थिएटराइजेशन, डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट और इंटेलिजेंस नेटवर्क को दुनिया भर में फैलाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। 2014 के बाद से भारत सरकार के गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने अपने कार्यों में विशेष रूप से बदलाव किए हैं। भारत सरकार ने अपने चैनल्स का यूज करके चाइना के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को भी सुलझाने का प्रयास किया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम लगातार एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट को असेसमेंट करते हुए उसके अनुरूप काम कर रही है। हाल ही के दिनों में जिस प्रकार भारत के पड़ोसी देशों में रेजिम चेंज की घटनाएं हुई है, इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रही है। पिछले कुछ सालों से जिस तरह भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति बनी हुई है, इसने भारत सरकार और रॉ के लिए चिंता बढ़ा दी है। चाहे वो म्यांमार और बांग्लादेश में तख्तापलट हो, या अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आ जाना, या नेपाल में हाल ही में हुए जेएनजी प्रोटेस्ट में ओपी कोहली की गवर्नमेंट का तख्तापलट हुआ है, और उसी प्रकार पाकिस्तान के अंदर चल रही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जिसके अंतर्गत बीएलए और टीटीपी मिलकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ एक बड़ा रिवॉल्यूशन खड़ा कर चुकी है। इन सारी स्थितियों में रॉ के लिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इंडिया के लिए इंटेलिजेंस गैदर करे और आसपास के पड़ोसी देशों में इंडिया के खिलाफ चल रही गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखे और उसके हिसाब से आवश्यक कदम उठाए। इन सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए रॉ ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सर के नेतृत्व में अपने वर्किंग स्ट्रेटजी और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में काफ़ी बड़े चेंजेस किए हैं। भारत की रॉ अब डिफेंसिव मोड के बजाय अब डिफेंसिव ऑफेंस मोड के स्टाइल में काम करने लगी है। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मोसाद के डिफेंसिव ऑफेंस मोड में काम करने के तरीकों के बारे में बताया था। भारत भी अब वही रास्ते पर चल पड़ा है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी अब CIA, मोसाद और KGB की तर्ज पर विदेशों में किलिंग ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। भारत सरकार के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और PM श्री नरेंद्र मोदी जी और डिफेंस मिनिस्ट्री के से परमिशन ग्रांटेड होने के बाद रॉ विदेशों में अपने हंटिंग ऑपरेशन चालू कर चुकी है, और कोई भी थ्रेट जो भारत के लिए बहुत ही सीरियस है उसको इमर्ज होने से पहले ही उसी थ्रेट की टेरिटरी में जाकर रॉ ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है। लेकिन अन्य देशों की तरह न तो भारत और न ही भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज फॉरेन में हुए अपने ऑपरेशंस को रिवील करती है और न ही किसी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेती है। हमने अक्सर देखा है कि मोसाद, CIA और KGB जैसी संस्थाएं विदेशों में अपने ऑपरेशन संचालित करने के बाद उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेती है। पिछले 4-5 सालों से भारत के पड़ोसी देशों में कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई है जिसने भारत विरोधी काम करने वाले संस्थाएं और आतंकवादियों की नींदें उड़ा दी है। दुनिया की तमाम टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज और कंट्रीज इस बात से हैरान है कि किस प्रकार अलग अलग देशों में भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों और संस्थाओं के टॉप लीडर्स को एलिमिनेट किया जा रहा है। इससे उनके बीच ये खबर फैल रही है कि क्या भारत एक नए मोसाद के रूप में उभर रहा है। जिस प्रकार मोसाद दुनिया में घूम घूम कर अपने टारगेट्स को एलिमिनेट करता है, क्या रॉ भी उसी रास्ते पर निकल पड़ा है। हाल फिलहाल के 4-5 सालों से जिस प्रकार की ये घटनाएं सामने आई है, दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज के होश उड़ गए हैं।
आइए हम कुछ घटनाओं के ऊपर नजर डालते हैं। 2015 में म्यांमार बॉर्डर के अंदर घुसकर इंडियन मिलिट्री के द्वारा नागा मिलिटेंट्स के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया था। फिर 2016 में उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, फिर 2020 में चाइना बॉर्डर पर चाइना के साथ डोकलाम, गलवान और पैंगोंग में जिस प्रकार के साहस और ऑडेसिटी का परिचय दिया है, इससे साफ पता चलता है कि भारत सरकार और सेना अब बिल्कुल भी डिफेंस मोड में नहीं है। विदेशों में रहकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों को एलिमिनेट करने के लिए अननोन गनमैन किलर नाम का एक नया कल्चर चल पड़ा है। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को अननोन गनमैन के द्वारा टारगेटेड किलिंग किया जाना दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है और इसने फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की नींदें उड़ा दी है। आइए हम कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं जिसमें इस प्रकार के कारनामों को अंजाम दिया गया है। जून 2023 में कनाडा में स्थित एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की 2 अननोन गनमैन के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। निज्जर भारत के द्वारा एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था और एनआईए ने इसके ऊपर 10 लाख की बाउंटी रखी थी। इंटरपोल ने इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। सितंबर 2023 में लश्कर ए तैयबा के कमांडर अबू अहमद एलियास अबू कासिम की पीओके में एक मॉस्क के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 2019 में पेशावर में एक मदरसे के अंदर एक बम ब्लास्ट होता है जिसमें मौलाना मसूद अजहर बाल बाल बच जाता है। फरवरी 2023 में रावलपिंडी के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी बासिर अहमद पीर की पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फरवरी 2023 में अल बदर के कमांडर सैयद खालिद राजा की कराची के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जून 2023 में यूके में स्थित एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट नेता अवतार सिंह खंदा की बर्मिंघम में स्थित हॉस्पिटल में मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। फरवरी 2023 में अफगानिस्तान के कुनार प्रोविंस के अंदर एक कश्मीरी आतंकी एजाज अहमद अहानगर, जो आईसिस का एक टॉप कमांडर था, को किसी के द्वारा मार दिया जाता है। मार्च 2022 में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी जौहर इब्राहिम मिस्त्री, जो IC 814 के हाईजैकिंग में शामिल था, उसको कराची के अंदर अननोन गनमैन के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मई 2023 में खालिस्तानी कमांडो फोर्स के एक नेता परमजीत सिंह पंजवार की अननोन गनमैन के द्वारा लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। साल 2022 में नेपाल के काठमांडू के आउटस्कर्ट में ISI के एक ऑपरेटिव लाल मोहम्मद की 2 अननोन गनमैन के द्वारा चेज करके गोली मार दी जाती है। लाल मोहम्मद के ऊपर फेक करेंसी भारत में फैलाने का आरोप था। नवंबर 2023 में एक खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंडा की लाहौर के एक हॉस्पिटल में ड्रग ओवरडोज से रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। एक दिन के बाद वही खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंडा के एक साथी हैप्पी संघेरा की इटली में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसी समय 24 घंटे के अंदर और एक खालिस्तानी आतंकी कुलविंदरजीत सिंह खानपुरिया को बैंकॉक से अरेस्ट करके दिल्ली लाया जाता है। जून 2021 में लश्कर ए तोयबा के फाउंडर और यूएन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद के घर के बाहर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें वो बाल बाल बच जाता है। दोस्तों, हमें अभी तक क्लियरली पता नहीं चला है कि हमने जो ये सारे इंसिडेंट्स के बारे में आपको बताया उनके पीछे रॉ का हाथ है या नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर रॉ किसी भी प्रकार के कोबर्ट ऑपरेशन या असैसिनेशन को अंजाम देती है तो वो कभी भी इस चीज़ को क्लेम नहीं करती है। लेकिन जिस प्रकार की भी ये घटनाएं घटित हुई है, यह घटनाएं भारत के हित में ही हुई है। तो क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन घटनाओं के पीछे जो भी लोग शामिल हैं वो भारत के इंटरेस्ट में ही काम कर रहे हैं? If anything happens in India, there will be consequences to it. I think that message has gone through loud and clear. For mysterious reasons, a lot of people who've been involved in hijackings, people who've been involved in terror activities, in India or have sponsored or trained them, they're mysteriously dropping dead. Some are being shot by unknown gunmen. What's going on? Do you watch back and say, well, their comeuppance has come their way? I think, as you said, God works mysteriously. फर्स्ट पोस्ट के लिए काम करने वाले एक जर्नलिस्ट अभिजीत मजुमदार ने सितंबर 2023 को फर्स्ट पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि दशकों पहले उन्होंने एक बार तत्कालीन IB चीफ का एक इंटरव्यू लिया था जिसमें उन्होंने IB चीफ से पूछा था कि क्या रॉ या IB भारत से बाहर अपने किलिंग ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है, और अगर वो इस प्रकार के ऑपरेशंस करती है तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेती है। अपने लुटियंस बंगलों के लॉन में बैठे उस IB चीफ ने मुस्कुराते हुए चाय की चुस्की लेकर अभिजीत मजुमदार को बताया कि कल्चरली भारत के एजेंट्स अभी उस प्रकार के ऑपरेशंस के लिए तैयार नहीं हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि
वो क्या समय था और आज का दिन है। पिछले 6 से 8 सालों के अंदर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम करने के तरीकों में रैपिड चेंजेस आए हैं। मुझे जस्टिन ट्रूडो का एक भाषण याद आता है जिसमें वो इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी और अजित डोभाल के नेतृत्व में इंडिया ने अपने सिक्योरिटी साइनेस को ओवरकम कर लिया है, यानी कि भारत अब किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी चैलेंजेस से डरने वाला नहीं है। और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज अजित डोभाल सर के नेतृत्व में कहीं ना कहीं इस चीज को सही साबित करने पर तुली हुई है। इन सारी घटनाओं को लेकर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और गवर्नमेंट के फॉर्मली डिनाइल करने के बाद भी दुनिया में भारत के लिए एक परसेप्शन उभर रहा है और भारत को एक सख्त, मजबूत और अनफॉरगिविंग, यानी कि अपने दुश्मनों को माफी नहीं देने वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। कोई भी देश जो आतंकवादियों या तो फिर रेडिकलाइज्ड लोगों को पनाह देता है वो अपने इकोसिस्टम को इतना फ्रेजाइल कर देता है कि पैसे देकर ही लोकल गुंडों के सहारे कोई भी एजेंसी या देश उस देश के अंदर अपने टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम दे सकते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है पाकिस्तान और कनाडा। पाकिस्तान में जिस प्रकार से भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर के लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है और जिस प्रकार आतंकियों के ग्रुप्स को पनाह दिया जाता है, तो इस प्रकार के एनवायरनमेंट में किसी भी लोकल गुंडे या लोगों के लिए वेपन्स प्राप्त करना और उसको चलाने का ट्रेनिंग लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सेम इसी प्रकार का इकोसिस्टम कनाडा के अंदर है। कनाडा में जिस प्रकार भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकियों को शरण दी जाती है, इस तरह कनाडा के अंदर भी गैंगस्टर का एक चलन चला है, जहां पर लोग कुछ पैसों के लिए लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर देने के बाद कनाडा ने सरेआम भारत के ऊपर ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था कि भारत कनाडा के अंदर टारगेटेड किलिंग्स का ऑपरेशन चला रहा है। इस थ्योरी को और हवा मिला जब यूएस गवर्नमेंट ने निखिल गुप्ता नामक एक भारतीय नागरिक को एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट आतंकी के मारने के प्लानिंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकन गवर्नमेंट के अनुसार निखिल गुप्ता ने डीईए के एक अंडरकवर एजेंट को हिटमैन गैंगस्टर समझ के हायर किया था ताकि वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर को अमेरिका के अंदर मार सके। लेकिन वो सस्पेक्टेड हिटमैन अमेरिका के नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक अंडरकवर एजेंट था और उस एजेंट ने ये इंफॉर्मेशन एफबीआई को दे दी और जिसके आधार पर सीआईए ने निखिल गुप्ता को उस सेपरेटिस्ट लीडर को मारने के षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इन सारी घटनाओं के कारण भारत सरकार और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को एक उभरते हुए एग्रेसिव इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। आप इस घटनाओं का गहन विश्लेषण और अध्ययन कीजिए और अपने हिसाब से एक परसेप्शन बनाइए और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि क्या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ वास्तव में मोसाद के जैसा ही एक एग्रेसिव और रूथलेस एजेंसी के रूप में उभर रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।